नमस्कार, मैं रवीश कुमार। यह कहानी केवल आफताब की नहीं है, आप सभी की भी हो सकती है। इससे गुजरकर आपको लग सकता है कि यह कहानी मेरी नहीं है, आफताब की ही हो सकती है, क्योंकि वह आफताब है। यह सच्चाई तो है, लेकिन भ्रम भी। आफताब की कहानी किसी की भी कहानी हो सकती है। गाजियाबाद के आफताब की कहानी को समझने से पहले आप खुद को भी समझिए कि कितने आम हैं। इस कहानी को धीरज के साथ सुनते जाइए और अपनी हालत का अंदाजा भी करते जाइए। साइकिल चलाती यह महिला घने बादलों के कोहरे को चीरती बाजार जा रही है या बाजार से घर लौट रही है, सवाल इसका नहीं। लेकिन उसकी तरह इन पुरुषों को भी आप साइकिल से रास्ता तय करते हुए देख सकते हैं। सभी में आम आदमी के होने का स्वाभिमान झलक रहा है। यह स्वाभिमान इस बात से आता है कि हम एक आजाद देश में रहते हैं, जहां किसी की स्वतंत्रता के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। ऐसे करोड़ों लोग टाटा, अंबानी और अदानी बनने का सपना लेकर हर दिन घर से नहीं निकलते हैं। बस घर से निकलकर कुछ कमाने और घर लौटने के लिए निकलते हैं। कार वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल का सपना देख रहे हैं, मगर आम लोग अपनी पुरानी साइकिल को 1-2 और सदी तक चलाते रहने की आदत के साथ जिए जा रहे हैं। सड़क पार करती हुई महिलाओं की इन तस्वीरों को देखकर आपको क्यों लगेगा कि यह वीडियो पूरा देखना चाहिए? लेकिन देखना तो चाहिए कि एक दिन ऐसे ही जीवन के साधारण काम करते हुए जाते वक्त या बेहद साधारण काम के बाद घर लौटते वक्त सरकार के भीतर का कोई शिकारी गर्दन पर झपट्टा मार सकता है और आपको गायब कर सकता है। दो महिलाओं के बीच की बातचीत की इस तस्वीर को एकदम से खारिज मत कीजिए। हो सकता है आम महिलाएं इसी तरह ईरान से लेकर उमर खालिद के मसले पर बात कर रही हों। कुर्सी पर पसर कर बैठी इस महिला को देखकर मत समझिए कि जीवन और सरकार से लड़ने का साहस इसमें नहीं बचा है। हाथ में छाता लेकर पीठ सीधी कर जाते हुए इस आम आदमी को याद रखिए, यही एक दिन पलट कर पूछने आएगा उसे कुछ नहीं समझने की आदत से कब बाज आएगी यहाँ की सरकार। पुणे के अभय कानविंदे की इन तस्वीरों में आम आदमी के जीवन का साहस दिखाई दे रहा है। उसके साहस में शोर नहीं है, लेकिन सन्नाटे में भी वह कमजोर नहीं है। रात के वक्त इस घर के दरवाजे के बाहर बिल्लियां इंतजार कर रही हैं। उन्हें भी भरोसा है कि लोकतंत्र में आदमी रात से पहले घर लौट आता है, बशर्ते लोकतंत्र बचा हो। अप्रैल महीने में आफताब को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी। सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रायल कोर्ट ने भी रिहाई के आदेश दिए। उसके बाद भी उसे 28 दिनों तक जेल में रखा गया। सुप्रीम कोर्ट की रिहाई की आदेश की तारीख से जोड़ेंगे तो 56 दिन हो जाते हैं। करीब करीब 2 महीने के भीतर ट्रायल कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से रिहाई के आदेश के बाद भी गाजियाबाद की जेल से आफताब को रिहा नहीं किया गया। क्या यह मसला इतना गंभीर नहीं कि इसे आपातकाल के एक और रूप के तौर पर गिना जाए? क्या यह आपातकाल नहीं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी किसी को रिहा नहीं किया जाता? कोर्ट ने आफताब को 5 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है, लेकिन क्या यूपी की सरकार को पुलिस के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? अगर सरकार को पता चले कि उसके अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते, तब फिर उसे क्या करना चाहिए? फिर कैसे मुख्यमंत्री कह सकते हैं कि कानून का राज चल रहा है? तभी हमने पूछा कि हर दिन काम पर निकलने वाले करोड़ों लोगों को क्या पता भी है कि उनके पीछे उनके साथ क्या किया जाने वाला है? सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करवाने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े तो फिर कानून का राज कहां है? क्या सुप्रीम कोर्ट के आदेश का यह हाल कर देना गंभीर अपराध नहीं होना चाहिए? अगर नहीं तो क्या आम आदमी का आम आदमी होना ही अपराध घोषित कर दिया जाए? क्या सुप्रीम कोर्ट का यह कहना काफी है कि हमें यूपी पुलिस के जेल महानिदेशक ने आश्वस्त किया है कि वे अपने अफसरों को संविधान के अनुच्छेद 21 के बारे में जागरूक करेंगे, जो हर नागरिक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है? हमें लगता है कि अधिकारियों को और भी सख्त सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि इसी साल मार्च के महीने में सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस उज्जवल भूया की पीठ ने कहा था कि 75 साल बाद पुलिस को अब अभिव्यक्ति की आजादी को ठीक से समझना चाहिए।
75 साल बाद जब इस देश की पुलिस अभिव्यक्ति की आजादी को नहीं समझ रही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को नहीं समझ रही, तो क्या कोर्ट को अंदाजा भी है कि उसकी यह नासमझी आम आदमी के जीवन पर किस कदर कहर बरपा रही है? बड़ा सवाल है कि क्या पुलिस वाकई नहीं समझती या उससे भरोसा हो गया है कि आम आदमी उससे लड़ने की औकात नहीं रखता। यूपी पुलिस ने कहा कि जांच होगी और अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। कोर्ट ने इस पर भी भरोसा नहीं किया। कहा कि गाजियाबाद के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश मामले की जांच करेंगे और बताएंगे कि इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार ने जो कारण बताए हैं कि धारा 5 की उपधारा 1 का उल्लेख नहीं किया गया, क्या यही वास्तविक कारण है या फिर कोई गड़बड़ी षड्यंत्र हुआ है, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मामला आफ्ताब का है, धर्मांतरण का है। आप जानते हैं कि लव जिहाद से लेकर धर्मांतरण के भूत की राजनीति किस तरह की भीड़ बनाती है और इस भीड़ में कौन कौन शामिल हो जाता है। उम्मीद है इस जांच से इसका भी पता चलेगा और अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई होगी। हुआ क्या था, इसे समझना जरूरी है। 29 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आफ्ताब को जमानत दी। कहा ट्रायल कोर्ट में इनकी रिहाई की शर्तें तय होंगी। यह फैसला तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच का था। इस काम में भी करीब 2 महीने लग गए। मई का पूरा महीना गुजर गया और अब 27 मई को गाजियाबाद के जिला जज व सेशन कोर्ट ने रिहाई के आदेश भी दिए। तो इस बार जेल प्रशासन ने रिहाई के आदेश में स्पष्टता और सुधार की मांग को लेकर उसी ट्रायल कोर्ट के पास चला गया। इस बीच जब बहुत देर होने लगी तो आफ्ताब के परिवार को वापस सुप्रीम कोर्ट आना पड़ता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश में 2021 के कानून के सेक्शन 5 का क्लॉज 1 का जिक्र नहीं था, तो आप इसमें सुधार कर दीजिए। इसे देखते ही सुप्रीम कोर्ट जेल प्रशासन पर बिफर गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। 24 जून को सुप्रीम कोर्ट इस बात से नाराज होता है और जस्टिस केवी विश्वनाथन और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि यह तो न्याय का मजाक है। कोर्ट ने कहा कि रिहाई के आदेश में एक सेक्शन का जिक्र नहीं था। सिर्फ इसके नाम पर आफ्ताब को व्यक्तिगत स्वतंत्रता से 28 दिनों के लिए वंचित किया गया। इसकी जांच होनी चाहिए और बड़े अफसरों को हाजिर होने का आदेश जारी कर दिया गया। उसी शाम यानी 24 जून की रात आफ्ताब को रिहा कर दिया गया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश समझ में आ गया, क्योंकि 25 जून के दिन सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के महानिदेशक जेल पीसी मीणा, गाजियाबाद की जेल के अधीक्षक सीताराम शर्मा को हाजिर होने के आदेश दे दिए। यूपी सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद ने सरकार की दलील पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने अतिरिक्त महाधिवक्ता गरिमा प्रसाद की इस दलील को स्वीकार नहीं किया कि एक सेक्शन का उल्लेख नहीं था। उन्होंने कोर्ट के पुराने फैसले का हवाला दिया। तब सुप्रीम कोर्ट ने इस बात से और नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, लगता है राज्य सरकार रिहाई में देरी से खुद को जवाबदेही से अलग करने का प्रयास कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 29 अप्रैल को जमानत के आदेश में सारी बातें दर्ज की गई थी। यह फैसला किसका था? चीफ जस्टिस की बेंच का। बताइए, अफसरों का साहस वाकई काबिले तारीफ तो है। चीफ जस्टिस के लिखे आदेश के बाद भी उन्हें रिहाई को लेकर स्पष्टता नहीं थी। आफ्ताब का केस बताता है कि सरकारी अधिकारी इस पर आ जाएं कि नियमों में खोट निकालकर आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। उन्हें इस बात की आदत ही नहीं, अब भरोसा हो चला है कि ऐसा करने पर उनके साथ कुछ नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पूरा घटनाक्रम कम से कम कहें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। इस प्रक्रिया से जुड़े हर पक्षकार को यह स्पष्ट जानकारी थी कि अपराध क्या था, प्रकरण संख्या क्या थी, कौन कौन सी धाराएं लगाई गई थी और सजा से संबंधित धारा कौन सी थी। इसके बावजूद याचिकाकर्ता को अत्यधिक मानसिक और शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ी। अधिकारी चाहें तो मामूली चीजों का बहाना कर आपको जेल में रख सकते हैं और आपका सुख चैन बर्बाद कर सकते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों होने दिया जा रहा है? फर्जी केस में फंसाना और कोर्ट के आदेश के बाद भी रिहा न करना, अगर इसके होने पर सरकार के भीतर हड़कंप नहीं मचता है तो इसका मतलब है कि सरकार ने भी
इसी तरह की संस्था होना अब स्वीकार कर लिया है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि आफताब का मामला अकेला है या अपवाद है, ऐसा नहीं है। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक आदेश का हवाला दिया है और जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसी तरह की याचिकाओं को लेकर चिंता जताई थी। कहा था कि उनकी नजर में यह बात आ रही है कि बेल ऑर्डर में पूरे विवरण को लेकर याचिकाएं दायर की जा रही हैं, जबकि केस की डिटेल की पर्याप्त जानकारी भी रिहाई के लिए उचित है। कोर्ट के कहने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं कि एक एक और सारी जानकारी रिहाई के आदेश में दर्ज हो। पर्याप्त जानकारी हो यह काफी है। अगर ऐसा है तो सोचिए कि इस तरह का बहाना बनाकर कितने लोगों को जमानत मिलने के बाद महीनों जेल में रखा जाता होगा। महीने के साथ साथ 1-2 दिन और रखने की कोशिश भी नजर आती है। भीमा कोरेगांव केस में जमानत मिलने के बाद आरोपियों की रिहाई में इसी तरह की देरी की खबरें आई। कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी की रिहाई का आदेश जारी होने के बाद भी इंदौर सेंट्रल जेल ने उन्हें रिहा करने में देरी की। दिल्ली दंगे मामले में देवांगना कालिता, नताशा नरवाल, आसिफ इकबाल तन्हा को दिल्ली हाई कोर्ट से बेल मिली, लेकिन 2 दिन बाद जेल से रिहाई मिली। जुलाई 2016 में आगरा का एक मामला था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी 4 दिनों तक रिहाई नहीं मिली। 20 साल से सजा भुगत रहे 13 कैदी जेल में ही रहे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर सुनवाई शुरू कर दी। चीफ जस्टिस एनवी रमना थे और उन्हीं की बेंच थी। उनके साथ बेंच में जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस एएस बोपन्ना भी शामिल थे। चीफ जस्टिस रमना ने कहा कि इस तकनीक के दौर में भी हम आसमान के कबूतरों की तरफ देखते हैं कि वो हमारा ऑर्डर ले जाएं। इस तरह से बेल का ऑर्डर दिए जाने के बाद भी देरी होना अति है। इसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक नया तरीका अपनाया, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। जमानत आदेश तुरंत पहुंचे और जमानत मिलने में देरी ना हो, इसलिए कोर्ट ने यह तरीका अपनाया। लेकिन आदेश का पालन करने वाले अधिकारियों में कोई बदलाव नहीं आया। फरवरी 2023 में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अगर बेल दिए जाने के 1 महीने के भीतर कोई आदमी बेल बॉन्ड नहीं ला पाता है तो निचली अदालत को उसकी रिहाई की शर्तों को नरम करने पर विचार करना चाहिए। और गाजियाबाद के अधिकारी आफताब के जीवन की आजादी के 28 दिन खा गए। सोचिए, सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश को लागू करने के लिए सुनवाई कर रहा है। यह सब अपने ही आदेश के लागू नहीं होने पर कहा जा रहा है। इसलिए हमने आफताब के मामले की कहानी बताई ताकि आम लोगों को पता चले उसे गायब कर देने की प्लानिंग कभी भी बन सकती है। उसकी आजादी पर कोई अफसर कभी भी डाका डाल सकता है। अखबारों में बड़ी बड़ी खबरों के बीच आपकी आजादी को हर दिन कुछ कम कर देने की इन साजिशों का जिक्र भी घटता जा रहा है। इस कहानी से आप क्या सीखते हैं, आपको देखना है। इस कहानी से जिन अफसरों को सीखना है वो नहीं सीखेंगे। उन्हें पता है कि किसी को फर्जी मामले में फंसाना, मामूली बातों पर प्रताड़ित करना, जेल में डाले रखना उसके लिए खेल के सामान है। आफताब किसकी लड़ाई लड़ रहा है यह भी एक सवाल है। अपनी पसंद की शादी करने का चुनाव कानून बनाकर खत्म कर दिया गया है, मगर यहां बात व्यक्तिगत स्वतंत्रता की हो रही है। लेकिन व्यक्तिगत चुनाव पर कोर्ट मौन है और अब उसका विकल्प ही नहीं। कोर्ट तो खुद अपने आदेश को लागू करने की लड़ाई लड़ रहा है। क्या इन आम लोगों को पता है कि इनकी लड़ाई कौन लड़ेगा? उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट एक दिन उमर खालिद के केस में भी यही कहेगा कि बिना ट्रायल के किसी को 5 साल से अधिक समय तक जेल में रखना उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुचलने के समान है। यह एक अपराध है। यह उम्मीद इसलिए कि आफताब के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक की चिंता की है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी को इस भीषण गर्मी में यह सब सहना पड़ा है। उमर खालिद ने भी तो कई भीषण गर्मियों और सर्दियों का इन 5 वर्षों में किया होगा। हाल ही में उमर खालिद ने एक पत्र लिखा। अफसोस कि उसे लिखना पड़ा कि अब उसकी उम्मीदें धूमिल होती जा रही हैं। 5 साल मतलब आधा दशक निकल गया। क्या उमर खालिद को आफताब के आदेश से उम्मीद होनी चाहिए? इसीलिए मैंने इस सवाल का जिक्र आखिर में किया, जिस सवाल का जिक्र सबसे पहले करना चाहिए था। नमस्कार, मैं रवीश।